नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम कुमार और आप हैं SPPA ऑनलाइन के YouTube चैनल पर, जहां उपलब्ध है आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई सभी विषयों की वीडियो क्लासेस। अगर आपको विषयवार वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको अलग अलग विषय के वीडियो समूह मिल जाएंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और हम चर्चा करेंगे इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1975 में किसने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, BP सिंह। और सही जवाब क्या है? इंदिरा गांधी। 1975 में इंदिरा गांधी के उस समय प्रधानमंत्री थी, उसी समय आपातकाल की घोषणा हुई थी। दूसरा है प्रश्न, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, जनसंघर्ष सरकार को मनमाना निर्णय से रोकती है, मतलब ये सही है। दूसरा है, जनसंघर्ष आमतौर पर लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का तरीका होता है, ये भी सही है, क्योंकि जब भी कोई सरकारी निर्णय होती है तो जनसंघर्ष करके उस पर रोक लगाया जा सकता है। तीसरा है, लोकतांत्रिक देशों में जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार प्रायः राजनीतिक संगठन होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जब भी जनसंघर्ष होता है तो उसमें किसी न किसी राजनीतिक दल का संलिप्तता जरूर होता है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ऊपर के तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ये सभी। तीसरा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन निम्न में से किस राज्य में चलाया गया था? ऑप्शन पहला है तमिलनाडु, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पंजाब। तो ये जो आंदोलन चलाया गया था ये चलाया गया था तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ पे लोग या तो तेलुगु बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो वो लोग हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरोध में बहुत जोरदार आंदोलन किए थे, और राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में। और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई थी, राजभाषा हालांकि है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तीसरा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, और चौथा जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा, देश के अंदर जो है आपातकाल लगा था 1975 में, ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। यहाँ पे दशक का मतलब हुआ 1960 से लेकर 1970 तक के बीच का जो काल है वो 1960 का दशक हुआ। 70 से 80 तक के बीच का काल जो हुआ वो हुआ 10 साल का जो पीरियड होता है वो हुआ 70 का दशक। 80 से 90 तक का जो समय होगा वो 80 का दशक होगा, और 90 से 2000 ईस्वी तक का जो समय होगा वो 90 का दशक होगा। इसका जो सही जवाब है वो है ख, यानी कि 1970। 1970 में क्या हुआ था? आप देख रहे हैं कि 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, और इसी समय जो है आंदोलन हुआ था। आपातकाल से पहले भी हुआ था संपूर्ण क्रांति, जो बिहार से शुरुआत हुआ था, और इसीलिए कहा गया कि 1970 के दशक में सरकार के खिलाफ क्या हुआ था? बहुत बड़ा जनसंघर्ष हुआ था। छठा प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा है इंदिरा गांधी, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो अभी हमने ऊपर में बताया था कि संपूर्ण क्रांति हुई थी, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है। सातवां प्रश्न है, 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी को भी नहीं। इसका जो सही जवाब है ये होगा ख, जनता पार्टी, क्योंकि 75 में क्या हुआ था? आपातकाल लगा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन आपातकाल के समय में लोगों को जो दिक्कत हुई, लोगों को जो कष्ट हुआ, लोगों के ऊपर जो बर्बरता बरती गई, इसको लेकर के सत्ता परिवर्तन हो गया,
और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार के रूप में आई। 8वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, दूसरा है आर्थिक शोषण से, तीसरा है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से और चौथा है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो इसका जो सही जवाब है वो है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। कांग्रेस पार्टी के विरोध से चिपको आंदोलन का कोई भी लेना देना नहीं था। दरअसल चिपको आंदोलन जो है पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था जिसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी थी। इसका जो मसला था ये था कि आदिवासी क्षेत्र में उत्तराखंड में अंगूर के पेड़ काटने के लिए अनुमति मांगे थे कुछ स्थानीय निवासी, लेकिन सरकार ने क्या किया, उनको अनुमति नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनी को खेल सामग्री बनाने के लिए यह अनुमति दे दिया, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। तो इसीलिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से इसका जो है संबंध है। इसका आर्थिक शोषण क्या हुआ, तो जब दे दिया और पुरुष वर्ग जितने थे समाज के उसको शराब पिला करके उसका आर्थिक शोषण किया जाता था, उससे ज़्यादा काम दिया जाता था और पैसे कम दिए जाते थे। इससे लोगों की घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसके लिए महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई। इसीलिए शराब के विरुद्ध भी और आर्थिक शोषण के विरुद्ध भी ये आंदोलन हुआ था। तो इसका जो आंसर है घ होगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से इसका कोई लेना देना नहीं था। 9वां प्रश्न है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? एक्चुअली दलित पैंथर्स क्या था कि जब संविधान में इस बात का जिक्र हुआ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, फिर भी हमारे समाज में जो है छुआछूत और इस तरह की भावना थी जाति के आधार पर। इसको लेकर के जो दलित में जो शिक्षित लोग थे उन्होंने एक संगठन बनाया और उसी का नाम था दलित पैंथर्स। इन्होंने जाति प्रथा उन्मूलन वगैरह की बात की और एक आंदोलन किया 1970 के दशक में, और यह आंदोलन बहुत व्यापक तौर पर आगे आया और 1989 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, जिसको हम लोग आज SC/ST एक्ट के नाम से जानते हैं, ये बनाया गया। और आज भी अगर आप गैर दलित व्यक्ति दलितों को शोषण करता है या संबोधित करता है इस तरह से, तो उनके लिए बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसका जो कौन सा संबंधित नहीं था कार्यक्रम से, दलित सेना का गठन, मतलब दलित पैंथर्स ने दलित सेना का गठन नहीं किया। इसका जो कार्यक्रम था वो था जाति प्रथा का उन्मूलन को लेकर के, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति को लेकर के और औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति के लिए। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा महेंद्र सिंह टिकैत। जब हरित क्रांति हुआ था तो उसमें पैदावार बहुत ज़्यादा हुआ था। इसी को लेकर के क्या हुआ, जो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन थे, ये उसमें मूल्य में कमी आ गई थी। तो मूल्य की वृद्धि के लिए और फसल का अंतर्राज्यीय जो टैक्स था वो फ्री करने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए जो प्रतिबंध था उसको फ्री करने के लिए ये भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कर रहे थे, जिसके प्रमुख नेता कौन से थे? महेंद्र सिंह टिकैत। 11वां प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये जो शुरू हुआ था ये महिलाओं के द्वारा हुआ था और शुरू हुआ था सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, क्योंकि वहाँ के पुरुष जो है नशे में बहुत ज़्यादा रहते थे और इससे घरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब थी और महिलाओं के साथ शोषण भी होता था। इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने एक साक्षरता अभियान चलाया और इसी के तहत उन्होंने तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है पहला बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चौथा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा ये होगा घ, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में हम लोग भूगोल में, जल संसाधन में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप भूगोल प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आप जल संसाधन वाले वीडियो को, पार्ट 1 को या पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि नर्मदा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसी नदी पर यह परियोजना बनाए गए थे, तो इसीलिए इसका आंसर गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होगा। 13वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा दिल्ली, तीसरा तमिलनाडु और चौथा है बिहार। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा राजस्थान। दरअसल ये राजस्थान का एक क्षेत्र था जिसका नाम भील तहसील था। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह होता है, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा जो मजदूरी दिया जा रहा था तो इसमें बड़ा घोटाला हो रहा था। जो रेट था मजदूर का वो नहीं दिया जा रहा था। तो मजदूरों को लगा कि ये जानकारी हमको पता होना चाहिए कि हमको सरकार के द्वारा कितना रेट दिया जा रहा है। तो इसी के लिए आंदोलन हुआ कि ये जो है रेट सार्वजनिक होना चाहिए, और यही आंदोलन धीरे धीरे व्यापक तौर पर परिवर्तित हुआ और सूचना के अधिकार आंदोलन के रूप ले लिया। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि 2005 में भारत में सूचना के अधिकार संबंधी कानून बन गया है, और आज आप रक्षा विभाग को छोड़ करके या सामरिक महत्व के किसी विषय को छोड़ करके आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी सूचना मंगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो अभी मैंने जिक्र किया है, ये कब बना था? 2005 में। अब 15वां प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं ये सप्तदलीय गठबंधन क्या है। नेपाल में 1990 के आसपास क्या हुआ कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई। तो वहाँ पे अपने देश जैसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं था, वहाँ पे हेड जो है राजा होता था, और बाद बाकी जो शासन जो चलाते थे वो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री होता था, और जनप्रतिनिधि के संसद के द्वारा चलता था। लेकिन राष्ट्रपति जो है राजा ही, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है वहाँ राजा होता था। तो वहाँ के राजा थे वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह की हत्या हो गई और ज्ञानेंद्र सिंह उसके बेटे जो थे वो राजा बने। उन्होंने क्या किया कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार थी, प्रधानमंत्री को हटा दिया और जितने भी प्रतिनिधि थी उसको भी हटा दिया और पूर्ण रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके विरोध में वहाँ जितने भी दल थे नेपाल में, लगभग 7 दल थे, तो 7 दलों ने वहाँ पे लोकतंत्र यानी नेपाल में लोकतंत्र को फिर से बहाल करने के लिए आपस में गठबंधन कर लिया। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, उसके बाद क्या है, 16वां प्रश्न है, बोलेविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? पहला है पानी की कीमत में वृद्धि, दूसरा है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, तीसरा है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, और चौथा है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। बोलेविया में क्या हुआ कि पानी सरकार उपलब्ध कराती थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ के आर्थिक स्थिति को देखकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप पानी को फ्री कर दीजिए, यानी कि पब्लिक कंपनी के हाथ में दे दीजिए। बाद में सरकार ने यही किया और पानी प्राइवेट हाथों में आ गई। प्राइवेट हाथों में आते ही पानी की कीमत में बेतहाशा वृद्धि होना शुरू हो गया, और जिसके कारण आम लोगों के पहुंच से पानी बाहर हो गया, और वहां पे शुरू हुआ एक भयंकर जनसंघर्ष। हालांकि शुरुआत में इस संघर्ष को दबाने का सरकार ने प्रयास किया, मार्शल लॉ तक लगाया, लेकिन ये आंदोलन दबी नहीं और बाद में सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1947, 48, 1949, 1950, 1900। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1948 में, यानी हमसे 1 साल के बाद हुआ था। वहां पे भी ब्रिटेन का ही शासन था। ठीक है, 18वां प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? मतलब राजनीतिक दल का मतलब क्या है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से? तो राजनीतिक दल क्या है? व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, अगला और 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक बलों का होता है? सॉरी, बलों नहीं, दलों है, होता है। पहला सत्ता प्राप्त करना, दूसरा सरकारी पदों को प्राप्त करना, तीसरा चुनाव लड़ना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सभी राजनीतिक दलों का मूल उद्देश्य क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। सबका मन होता है कि हम सत्ता प्राप्त करें, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए करना ही इसका मूल उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आपको बता दें कि ये जो है राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ बना था? तो ब्रिटेन में बना था। ब्रिटेन जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? राजनीतिक, तो ये इसका जो सही जवाब होगा ये होगा राजनीतिक दल को। क्यों प्राण माना जाता है भाई? क्योंकि राजनीतिक दल लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की आवाज को क्या होता है सरकार के सामने रखती है या बुलंद करती है। और चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, तो लोगों को तंत्र स्थापित करने में राजनीतिक दल का अहम योगदान है, इसीलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।
22वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत से अफसरों की बहाली संबंधित कार्य करना। तो ये जो है सही इसका जवाब होगा घ, यानी अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करती है, अफसरों की बहाली सरकार करती है। तो चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ती है, सरकार की आलोचना भी करती है, प्राकृतिक आपदा में राहत का काम भी करती है। तो ये सब ऊपर तीनों सही है, चौथा नहीं करता है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो आइए पहले विचार देखते हैं। पहला है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। ये तो सही है, मेल खा रहा है, लेकिन हमको नहीं मेल खाता है वो ढूंढना है, क्योंकि राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को जोड़कर सरकार के सामने तो रखते ही है। दूसरा है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने का साधन है। तो ये भी मेल खा रही है। मतलब राजनीतिक दल क्या होता है, जब भी कोई मांग होता है उसको सरकार के सामने उठाता है, जिससे क्या होता है सत्ता में साझेदारी मिलती है हर एक वर्ग को और देश की एकता बची हुई रह जाती है। ये सब चीजें हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तीसरा है कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश के विकास में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न नहीं करता है सरकारी नीतियों में। हाँ, जो नीति गलत होता है उस नीति का विरोध जरूर करता है, लेकिन बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है। चौथा है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो चौथा भी सही है, मेल खा रहा है। तो ये जो मेल नहीं खा रहा है ये ऑप्शन है हमारा ग। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय मतलब एक से अधिक दल नहीं है, दल मतलब राजनीतिक दल। तो ऑप्शन है पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश और चौथा ब्रिटेन। तो देखिए पाकिस्तान में एक से अधिक दल हैं, भारत में तो बहुत सारे दल हैं, बांग्लादेश में भी हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है, बहुत सारे दल नहीं है, एक ही दल है। अब आप कहेंगे कि सर पहले आप कहे कि दल का शुरुआत ब्रिटेन से हुआ, तो दल है वहां पे, एक ही दल है, बहुदलीय नहीं है। ठीक है। 25वां है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले गठबंधन कब होगा? जब दो या दो से अधिक दल मिलेंगे तो गठबंधन होगा। तो एक दलीय व्यवस्था में तो ऐसा संभव नहीं है। द्विदलीय व्यवस्था में भी संभव है, लेकिन जब दो ही दल रहेंगे तो क्या एक तो विरोधी भी होना चाहिए ना, गठबंधन कैसे होगा? तो ये जो संभव है ये है बहुदलीय व्यवस्था में, जिसमें बहुत सारे दल हैं, उसमें दो या तीन दल आपस में मिलकर गठबंधन करके सरकार में आती है। 26वां प्रश्न है किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सबसे पहले राजनीतिक अस्थायित्व क्या है? मतलब राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन पर सरकार ही बदल रहा है तो सरकार ही स्थिर नहीं होगा तो क्या विकास का काम होगा। इसीलिए राजनीतिक अस्थायित्व के लिए क्या नहीं आवश्यक है हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ये तो आवश्यक है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं आवश्यक वाला ढूंढना है। दूसरा है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ये भी ठीक ठाक है। तीसरा है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, तो ये भी सही है कि जब भी आप निर्णय ले तो सरकार सबकी सहमति लेगा, तो ये भी अस्थायित्व के लिए अच्छा है। चौथा है सरकार विरोधी दलों को नजरबंद करना, ये नहीं होना चाहिए कि आप सरकार हैं तो आपके जो विरोधी दल हैं उसको आप नजरबंद करने का मतलब होता है घर में कैद कर देना, चारों तरफ पुलिस लगा देते हैं, आप घर से अपने ही घर में आप जेल की तरह रहते हैं। तो ये जब होगा तो फिर राजनीति अस्थायी तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक दल किसी न किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और देशों में आंदोलन शुरू हो जाएंगे और राजनीति स्थिर नहीं रह पाएगी। इसीलिए ये जो 26 का आंसर होगा ये होगा घ। 27वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो राजनीतिक दलों की बहुत सारी चुनौतियां हैं, ये हम लोग वीडियो क्लासेज में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये तो ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब हम वीडियो क्लासेज लेकर आएंगे तो पूर्ण रूप से आपको पूरा कंसेप्ट के साथ समझाएंगे हम। तो इसका जो सही जवाब होगा ये विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये चुनौती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? पहला है सांसदों एवं विधायकों पर, दूसरा राष्ट्रपति पर, तीसरा उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से
सभी पर। किस पर लागू होता है? तो सही जवाब है सांसद एवं विधायक पर। दल बदल क्या है? हम लोग वीडियो क्लासेस में इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत थोड़ा सा टेक्निकली टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। क्या हुआ कि 80 के दशक में क्या हुआ था, एक हरियाणा में एक सांसद या विधायक हुआ करते थे, वो उसका नाम था आयाराम गयाराम। वो क्या करते थे कि शाम को इस पार्टी ज्वाइन कर लिए, सुबह को उस पार्टी में ज्वाइन कर लेते थे। बड़ी समस्या होती थी, और खासकर जब सरकार 1 या 2 सीटों से ज़्यादा से बनी हो तब तो और ज़्यादा समस्या होती थी। इसी को लेकर के एक कानून लाया गया जो दल बदल कानून अधिनियम के नाम से जाना गया। 29वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि इसके लिए राष्ट्र निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दल को मान्यता दिया जाता है और चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा तो जिसका एक बार सरकार बन जाएगा उसका कभी गिरेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए इसके लिए एक अलग से इकाई बनाया गया है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। उन्हीं का काम होता है देश में चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को क्या करना, मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना, ठीक है। तो चुनाव का जितना भी नियंत्रण होता है निर्वाचन आयोग करते हैं, और निर्वाचन आयोग किसी के अंडर में काम नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है। जैसे कोर्ट स्वतंत्र है उसी तरह से निर्वाचन आयोग भी स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है कि अभी हमारे देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वीडियो क्लासेज में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। राष्ट्रीय दल होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है ना। तो बहुत सारे 3 क्राइटेरिया हैं। फिलहाल हम लोग उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय दल कितने हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीय दल 8 हैं, है ना। और इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो जनता दल यूनाइटेड, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय दल नहीं है। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी जिसको कहते हैं, ये हरियाणा की पार्टी है और ये राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, इसके अलावा कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल। उसके बाद सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दल है। सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में अभी गठबंधन में सरकार है उसका, तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी है। और उसके बाद टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी है। तो आप ध्यान से इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी देकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल जो ऑप्शन है उपलब्ध उसमें जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय दल नहीं है। 31वां प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इस पार्टी का सरकार है बिहार में, तो बोर्ड परीक्षा में ये पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका जो गठन हुआ था ना 1992 में, 1999 में, 2004। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1999 में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। 32वां प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? मैंने अभी बताया है कितने हैं, 8 हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज्य में भी गठबंधन की सरकार है और देश में भी तो है ही, तो इसीलिए इसका जो चुनाव चिन्ह है ये पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में और आगे भी संभावना बनती है। इसीलिए जो इसका आंसर देख लेते हैं, हाथ कांग्रेस का है और तीर जो है जदयू का है, हाथी जो है बीएसपी का है। तो सही आंसर क्या होगा? ख, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि इस पार्टी का सरकार है तो अभी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लालटेन, तीर धनुष, तीर और साइकिल। यहाँ पे जो सही जवाब होगा ये तीर होगा। तीर धनुष और तीर में कंफ्यूजन कर सकते हैं। तीर धनुष शायद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है, झामुमो का, इसीलिए तीर जो है जेडीयू का है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है और इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है, चूंकि मैं फिर से बता रहा हूं कि ये पार्टी शासन में है इसीलिए इसके जो फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला है जेपी नड्डा, दूसरा अमित शाह, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा है नीतीश कुमार। और इसका जो सही जवाब होगा अभी वर्तमान में जेपी है, जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप कहेंगे जदयू का अध्यक्ष कौन है?
तो जदयू का अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार है। एक और प्रश्न जो छूट रहा है इसमें, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ये प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना जो है 1980 में हुआ था, इसको आप ध्यान रख लीजिए। कांग्रेस का तो आपको पता ही है 1885 में हुआ था, नहीं तो इतिहास में पता चल जाएगा, है ना। जेडीयू का हम बता ही दिए हैं, तो और राजद का भी ले लीजिए, राजद का है 1997 में हुआ था। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खासकर राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना की डेट को आपको याद रखना है। ओके, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर से नए कक्षा को लेकर आएंगे, तब तक के लिए आज लेते हैं विराम। आप जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।